बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, मौजूदा सियासी मंजरनामा एक बार फिर से धुंधलाने लगा है और इस्लामाबाद सरगोशियों, अफवाहों और तब्दीली की खबरों की जद में है। हक़ाइक़ अफवाहों और साजिशों की धूल में गुम हो रहे हैं और साजिशी ताने बाने बुने जा रहे हैं। मुख्तलिफ फॉर्मूले ज़ेर बहस हैं। एक बार फिर कुछ नए और पुराने चेहरे सियासी फ़क पर उड़ान भरने की तैयारियों में हैं, तो अपने आइंदा किरदार के हुसूल के लिए कोशिशां नजर आ रहे हैं। मुज़ाकरा, डील या ढील की अफवाहें भी हैं, तो कभी शिकंजा मजीद सख्त करने की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। तहरीक इंसाफ अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रही है। गुज़िश्ता 2.5 साल से ये जमात सड़कों पर है और 2022 से लेकर अब तक सियासी एहतजाज के कई अदवार आए। इस दौरान 9 मई भी हुआ। मरकज़ी क़यादत जेलों में और कुछ रुपोश हैं, जबकि सैकड़ों वर्कर्स जेलों में कैद काट रहे हैं। और अब जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फर्द जुर्म को PTI से जोड़ा जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फरमाए रहे हैं कि पेश की गई चार्जशीट सिर्फ फैज़ हमीद के लिए नहीं, बल्कि इसका असर बानी तहरीक इंसाफ पर भी होगा। इसी तरह मुक़तदरा के करीब समझे जाने वाले फैसल वाबडा भी यही इशारे दे रहे हैं कि अगर फैज़ हमीद का ट्रायल हो रहा है तो फिर इसका खुरा बानी PTI तक भी जाएगा। यानी कि हुकूमती अरकान पर उम्मीद हैं कि उनकी मुखालिफ सियासी जमात की मुश्किलात आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगी। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इस मामले पर मोहतात अंदाज में कमेंट कर रही है और इसे फौज का अंदरूनी मामला करार दे रही है। इसी तरह PTI, जो किसी भी वक्त हुकूमत से किसी किस्म की बातचीत से इनकारी थी, अब वो न सिर्फ असम्बली इजलास में भरपूर शिरकत करती हुई नजर आ रही है, बल्कि अल-ऐलान हर किसी से मुज़ाकरात करने की भी हामी भर रही है। अब देखना यह है कि एक के बाद एक मुश्किलात में घिरी PTI से हुकूमत कोई मुज़ाकरात करती है या फिर तेल देखो तेल की धार देखो वाली सूरत हाल इख्तियार की जाती है। आज के पब्लिक ओपिनियन में इन्हीं दो मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिज़वान रज़ी साहब, इसार राना साहब, आमिर खकवानी साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। खकवानी साहब, आपसे आगाज़ करते हुए मुझे ये बताइएगा, आज एक खबर गर्दिश कर रही थी कुछ 1 से 1.5 घंटा पहले, जो कि भी हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी जरा डिस्कस कर रहे थे, कि कहीं से खबरें आई हैं कि PTI से मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता किया है, और अगर ये राब्ता हुआ है तो PTI जो है वो अपने दो जो मुज़ाकरात जो उनकी 2 पेशकश थी उस हवाले से पीछे हटने से जो है वो तैयार है। अब मुझे ये बताइएगा, अगर तो वाकई PTI ऐसा करती है तो फिर मुज़ाकरात किन बेसिस पे किया जाएगा, किन बातों पर किया जाएगा? और दूसरा ये कि आपके पास क्या खबर है कि वाकई किसी न किसी का हुकूमती सतह पर राब्ता हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी से, कि जिसे तश्कील दिया गया था बानी PTI की तरफ से? देखिए, पहले तो ये हम याद रखना चाहिए, कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा शराइत से चीज़ें बयान की जाती हैं और हमेशा रियल मुज़ाकरात में उससे कम चीज़ें होती हैं। बाज़ औक़ात बातें अब ज़्यादा ये पॉइंट्स ज़्यादा बयान करते हैं ताकि कुछ निगोसिएशन में कुछ चीज़ें छोड़ी जा सकें, या बाज़ औक़ात हार्ड स्टांस भी लेने पड़ते हैं। और वैसे अभी ये पिछला जो कुछ वक्त गुजरा है, ख़ासतौर पर ये 26 नवंबर वाले वाक़ये वाला PTI के लिए टफ भी गुजरा है ना। अगर उन्होंने पीछे हटे हैं कुछ चीज़ों से, अगर उन्होंने अपनी सख्त जो जारहाना मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया था उस पर अगर नज़र षानी की है तो मेरे ख्याल ये कलमंदी है, उनको नज़र षानी करनी चाहिए। देखें, तहरीक इंसाफ पे 2 क्रिटिसिज्म हमेशा से हो रहे थे, पिछले 1 साल से 1.5 साल से, और ख़ास तौर पे 8 फरवरी के बाद से पिछले 4-5 माह में। एक तो ये कि इनको सियासी लोगों से बात करनी चाहिए, एक दिन एंगेजमेंट करना चाहिए, पार्लियामेंट में हिस्सा लें और सिर्फ ऑल आउट वार की तरफ ना जाएं, मामलात इंगेज रखें। तो वो इंगेजमेंट की तरफ आ रही हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये सब ज़ाहिर आसान नहीं है, क्योंकि PTI के अंदर भी हार्ड लाइन फैक्टर्स भी हैं। वहाँ बाहर के लोग भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं PTI का, क्योंकि उसमें सोशल मीडिया का बहुत रोल है। तो जो बाहर बैठे लोग हैं जो ज़्यादा अग्रेसिव हैं, उनकी ओपिनियन भी आती है और बहुत सारी चीज़ें काउंट हो रही होती है वहाँ पे। लेकिन मैं तो इसे बहुत अच्छा और बहुत ही मुस्बत कहूँगा इस लिहाज से कि इंगेजमेंट हुई है। हुकूमत को भी चाहिए कि खासतौर पर हुकूमती वज़रा को, क्योंकि माजी में ख्वाजा आसिफ कुछ ऐसे लोग ऐसे मौक़ों पर ना हिम्बलेट करते हैं, ऐसे मजाक उड़ाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जो मामला, जो लोग आगे, जो सॉफ्ट लोग आगे बढ़ा रहे हैं मामला, वो भी पीछे हटना पड़ता है और हॉक्स डोमिनेट कर जाते हैं। तो वो सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, ये तो बात बहुत अच्छी होगी ना रिज़वान रज़ी साहब कि अगर दोनों तरफ मुज़ाकरात जो होते हुए हमें नजर आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इन सियासी जमातों के लिए अच्छा नहीं होगा, ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन जो खकवानी साहब ने पॉइंट रेज किया, मैं इसी की तरफ आना चाह रही थी कि सर, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि मुज़ाकरात के लिए इंगेजमेंट शुरू कर दी गई है, लेकिन वज़ीर इत्तलात ले लें, सूबाई वज़ीर इत्तलात ले लें या विफाकी हो, सर जब इस किस्म की थोड़ी सी, जिसको कहते हैं ना कि तनकीदी स्टेटमेंट्स मंजर आम पर आती है, लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाला जो होता है उसको इश्तिहाल में लाना होता है। तो आपको नहीं लगता कि अब थोड़ी सूझबूझ का मुजाहरा ना सिर्फ PTI को बल्कि हुकूमती सतह पर हुकूमती वज़रा को भी करना होगा?
देखिए, इन मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू करने से पहले मैं हाशमी साहब के जो पूरा वो उन्होंने तमहीद बांधी उसको एक फ़िक्रे में बंद कर दूं कि वो 30,000 का कह के कल इन 400 रुपये में दे जाते हैं कुछ ना। तो देखिए, इस वक्त ये मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं या हुए हैं तो इनकी कामयाबी की वाहिद ज़मानत ये होगी कि मीडिया को इससे दूर रखा जाए। हमने 18वीं तरमीम में देखा है, 1.25 साल उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर मौजूद तमाम पार्टियों के नुमाइंदे जो थे वो मुज़ाकरात करते रहे, मीडिया में कुछ नहीं आया। मीडिया को उस दिन पता चला जिस दिन वो पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर पेश की गई अप्रूवल के लिए। पहले भी हमने कहा था कि दोनों अतराफ पीटीआई के पास एक बड़ा आसान अप्रोच है और वो स्पीकर कौमी असम्बली की है। जो बानी पीटीआई ने आखिरी मुलाकात के अंदर जो उनकी हुई थी फौरन बाद, ये 26 के फौरन बाद जो हुई थी, उसमें उनको 1 पॉइंट बात कही थी ये जो गौहर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब, कि आप पार्लियामेंट में जाएं। पार्लियामेंट में जाने का मतलब क्या था कि मुज़ाकरात का रास्ता वहां से निकलेगा, और मुज़ाकरात का रास्ता अगर पार्लियामेंट में निकलना है तो स्पीकर उसका कस्टोडियन होगा। सिंपल सी बात है। एक तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपने जो 2 मुतालबात हैं, एक तो ये कि हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए, और जो है दूसरा एक और इससे मिलता जुलता जो है ना सर, नहीं, जो अभी मंजर यहाँ पर आए हैं वो तो ये है ना कि जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई और 26 नवंबर के हवाले से जो वो नहीं वापस हुए, वो उसके ऊपर वो अच्छा मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं कि जनाब, एक तो ये है कि बानी पीटीआई जो हैं उनके मामलात जो हैं उसको सिविल हुकूमत देखे, और जो लोग इस वक्त कस्टडी में हैं उनको रिहा किया जाए, और भले वो 26 वाले हों, भले वो 9 मई वाले हों। ये है मुज़ाकरात का बेसिक एजेंडा। इसके अलावा कि मैंडेट चोरी हुआ और हुकूमत जो है वो घर जाए, वो सारे मुज़ाकरात, वो सारे पॉइंट जो है वो साइड पे हो गए। ज़ाहिर है कि अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर अगले बंदे का तो स्टेटस ही खत्म हो गया ना, तो उसे तो अपनी इन्गेशन करनी पड़ेगी इस तरह के मुज़ाकरात के लिए जाने के लिए। इसका मतलब है कि मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मुज़ाकरात अगर शुरू हो जाते हैं तो निशात साहब मुझे ये बताएगा, अभी तक तो हुकूमती सतह पर किसी एक शख्सियत का नाम भी मंजर यहाँ पर नहीं आया कि ये लोग जो हो सकते हैं मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान में से कोई एक हो। आपके पास क्या इत्तलात हैं कि अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो कौन कौन से नाम जो है वो मौसर होंगे एतमाद साजी पैदा करने के लिए और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी तक तो कोई क्लैरिटी नहीं है फिलहाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रजी साहब ने अभी आपको ये एक बात बताई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मुज़ाकरात कहीं हो रहे हों या हो रहे हैं या होंगे, तो उनके जो मंदरजात और उनके जो लोग हैं वो शायद आपके सामने वो नहीं आएंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के नाम आपके सामने आए, लेकिन वो लोग नहीं होंगे जो दरअसल मुज़ाकरात कर रहे होंगे। क्यों? इसलिए कि देखिए, जब कोई बात जो है वक्त से पहले बाहर आ जाती है तो उस पर चहमगोइयां शुरू होती हैं। ये अभी आमिर साहब ने भी एक हवाला आपको दिया कि जी ख्वाजा आसिफ या इस तरह के दीगर दोस्त अहबाब उनके जो है वो ऐसी गुफ्तगू कर देते हैं जो मुज़ाकरात को डीरेल कर सकते हैं या उन मामलात को खराब कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश तो ये रहेगी हुकूमत की भी और एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वही लोग जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। देखिए, अयाज सादिक साहब जो है वो अभी रजी साहब ने आपको बताया कि वो पार्लियामेंट के कस्टोडियन भी हैं, प्लस ये है कि अयाज सादिक साहब जो हैं वो एचिसोनियन भी हैं, वो इमरान खान साहब के दोस्त भी रहे हैं। तो इस तरह के लोग जो आपस में राब्ते में रहते हैं, जिस तरह साद रफीक साहब का बहुत क्लोज राब्ता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, और दीगर दोस्त अहबाब भी हैं जो रहते हैं, वो लोग जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन वो जो मुज़ाकरात करेंगे वो और होंगे, और जो आपके सामने खबरें आ रही होंगी वो बिल्कुल, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने तज्जिए में, अपने तबसरे में नाम डिस्क्लोज कर ही रहे हैं कि ख्वाजा साद रफीक साहब भी हो सकते हैं, अयाज सादिक साहब भी हो सकते हैं, गालिबन राना सनाउल्लाह साहब भी हो सकते हैं। देखिए, नाम समझदार को इशारा काम भी है, हमारा काम भी है, खबर तो हमने भी देनी है किसी ना किसी तरीके से। तो लेकिन बहरहाल अभी मामला ये, देखिए, ये इस सारे सिनेरियो के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि चलो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, कोई 10 साल लग गए 2014 के बाद से आज, लेकिन कम से कम उन्हें ये बात
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात सीख ली कि जो पार्लियामान के जरिए ही मामला तय होने हैं और वहीं से रास्ता निकलना है और मुज़ाकरात ही वो रास्ता है जिसके जरिए मसाइल हल किए जा सकते हैं। ये बात अगर उन्हें समझ आ गई, अगर आ गई है, क्योंकि अभी डाउट्स रहेंगे, पहले भी कई मुज़ाकरात कई मौके पर हुए, लेकिन फिर वो जब बानी तहरीक इंसाफ के पास उनकी कोई नोट के लिए बात गई तो उन्होंने उस सारे मामले को लपेट दिया। तो ये एक पहलू जरूर रहेगा, क्योंकि मेरे पास जो इतलात हैं वो थोड़ी अच्छी नहीं है, वो जरा सख्त इतलात हैं। वो उसमें एक इतला तो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है, उसके वो जो लोग हैं वो ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसके बारे में बिल्कुल क्लियरली बानी तहरीक को कह रहे हैं कि ये नहीं होगी, ना हम करेंगे, ना हम इस मामले में उलझना चाहते हैं। अब हम सियासी तरीके से बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने जो कॉलें देनी थी फाइनल कॉल भी दे के देख ली, आपने धरने भी करके देख लिए, लॉन्ग मार्च करके भी देख लिया। बराए मेहरबानी आप जरा कुछ अरसे के लिए ठहर जाएं। इसमें किस हद तक सदाकत है, कितनी क्लैरिटी है, वो जरा साराना साहब से भी जान लेते हैं। और ये भी कि अगर अपोजिशन और हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं तो TORs क्या होंगे? अभी तक PTI की तरफ से तो कुछ चीजें सामने आ गई है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई कुछ कहा नहीं जा सकता ना कि ये TORs होंगे कि जिनके ऊपर बात होगी, क्योंकि हर मामले पर तो गवर्नमेंट कहती है ये तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और अगर लोगों को निकालना है या बानी PTI की रहाई है तो जाके अदालतों से बातचीत करें। इसार राना साहब, दोनों बैठते हैं तो एजेंडा क्या होगा? किन TORs पर बैठकर बातचीत होगी? ये जो मुज़ाकरात है ना, ये बिल्कुल बच्चों वाले गुड्डी गुड्डे का ब्याह है। अच्छा। ना जिसमें निकाह होता है, ना जिसमें काके मुन्ने होते हैं। ये एमी वक्त का ज़िया है। ना हुकूमत के पास कोई मैंडेट है ऐसा कि वो मुज़ाकरात में कोई चीज़ फाइनल कर दे। सही। देखें, कोई वो PTI 10 मुतालबात दे, असल मुतालबा उनका ये है कि इमरान खान को बाहर निकालें। हाँ, ठीक है ना? तो ये तो सहूलत हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। वो तो अपने बंदे नहीं कढ़वा सकते। ठीक है ना? तो एक बंदे को बोतल मिली, उसने खोली, जिन निकल आया, उसने कहा वो क्या हुक्म है मेरे आका? उसने कहा मुझे डिफेंस में कोठी ले दे। उन्होंने कहा पागल दे पुत्र, मैं तो आप बोतल ही च रह रहे हैं, मैं तेन कोठी के तो ले दिया। तो सर ये जो कहा गया था साहब, इन लोगों ने तो ये भी कहा ना, चाहे इंसान हो या फरिश्ते, हम उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आप कहने कि गवर्नमेंट के पास वो पावर्स ही नहीं है कि जिनके हवाले से वो बात कर सकें, तो फिर किधर जाके बातचीत होगी? बात कहीं और ही होगी, और अगर हुई, जो मुझे नजर आ रहा है कि फिलहाल नहीं होनी। देखें ना, फर्ज करें कि ये मुज़ाकरात होते हैं और इमरान खान कहता है जी चलें, अब वाली बात मैं वापस ले लेता हूँ, फॉर्म 45 वाली वापस ले लेता हूँ, लेकिन 9 मई के ऊपर आप एक जुडिशल कमीशन बना दें। जो लोग 9 मई में गिरफ्तार हैं उन्हें रिहा कर दें। तो क्या हुकूमत करने की पोजीशन में है? जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने तो जनरल फैज के जरिए बिल्कुल क्लियर बता दिया कि किसी को माफी नहीं मिलनी। ठीक है, और ना ही कोई जुडिशल कमीशन का इम्कान है। तो ये हुकूमत किस चीज के मुज़ाकरात करेगी? मैं किस चीज पे, किस बुनियाद पे, किस बात पे मुज़ाकरात होंगे? अच्छा, ये ऐसी एक आई वॉश है। और इमरान खान ने भी जाहिर है अपने बंदों को काम पे लगाना है। उन्होंने गौर साहब को काम पे लगा दिया कि चलो तुसी यह काम कर लो, लेकिन असल बात इमरान खान को भी पता है कि ना इन मुज़ाकरात से उनकी जान छूटनी है, ना इन मुज़ाकरात से कोई उन्हें रिलीफ मिलना है। तो फिर PTI के पास लड़ाई है, क्या जो लड़ाई है वो साहब, अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर PTI के पास ऑप्शंस क्या रह जाती हैं? फिर सबसे खौफनाक बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिशमेंट PTI को उस जगह पे ले आई है कि उसकी लीडरशिप इमरान खान की अब बात को आहिस्ता आहिस्ता मानने से इनकार कर रहे हैं। अच्छा, अपने बंदे उनके कंडक्ट इस सतह पे हो गए हैं कि जैसे अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि कोर कमेटी ने कहा कि नहीं जी ये काम ऐसे नहीं हो सकता। किसी की जरूरत थी कि इमरान खान को कोई ऐसे कह सके? तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो वाला पलड़ा उन्होंने बैलेंस कर दिया है। फिर अब वो पार्लियामेंट में चले गए, पार्लियामेंट में तकरीरें होंगी, अखबारात में खबरें लगेंगी, चैनल पे हम बात करेंगे, लेकिन जो लड़ाई है, जो जहां है वो वहीं की वहीं है। ठीक है, उसका तस्फिया क्या होता है, वो इमरान खान पे कैसे टलता है, वो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मुज़ाकरात, मैं तो इसे बिल्कुल, मैंने जैसे आपसे कहा है ना, गुड्डी गुड्डे दा ब्याह ना जी काका ना मुन्नी, कुछ ना कुछ। खाकवानी साहब, वाकई ऐसे, क्योंकि जब आपसे बातचीत शुरू हुई तब से आपने देना शुरू किया तो ऐसा लगा कोई उम्मीद बंधी ना कि कुछ होना चाहिए, और मैंने भी इसी चीज़ को इंडोर्स करके रिजवान नज़ीर साहब के पास गई। लेकिन निसार राना साहब तो फरमा रहे हैं ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो मतलब इनकी धूल उड़ाई गई और कुछ है नहीं। तो फिर ये PTI का भी इजलासों में शिरकत इख्तियार करना और थोड़ी सी खामोशी या फ्लेक्सिबिलिटी शो करना, माना कि वो बार बार सिविल नाफरमानी, सिविल डिसोबीडियंस के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हतमी फैसला तो हुआ नहीं है।
तो फिर कहाँ पर जाके बातचीत होगी, क्या होगा फिर? देखिए पीटीआई के पास और ऑप्शन क्या है? हाँ। मतलब पीटीआई इमरान खान अब तक ये कहते रहे हैं कि हम उनसे बात करेंगे जो फैसला करने वाले हैं, फैसला साज हैं, यानी उनका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ था। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से वादे तौर पे ये कहा जाता रहा है कि हम किसी किस्म के किसी सियासी जमात से बात नहीं करेंगे, जिसने भी बात करनी है सियासतदान आपस में मुज़ाकरात करें और पार्लियामेंट के जरिए बात करें, ठीक है। तो उसमें तो फिर यही ऑप्शन इनके लिए बचती है कि कम से कम पार्लियामेंट के जरिए इंगेजमेंट। अच्छा, दूसरा इन पर क्रिटिसिज्म भी एक हो रहा है, जो बहरहाल अब पीटीआई के हामी भी जो नासिर हैं, जो सॉफ्ट मतदल लोग हैं, वो ये कहना शुरू हो गए कि भाई आखिर ये कहीं ना कहीं इंगेजमेंट भी तो करें ना। हाँ जी। तो जब आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, अच्छा, पार्लियामेंट की बात करते हैं। मैं एक प्रोग्राम में सुन रही थी गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि 26 नवंबर से लेकर ताहाल अभी तक उनके जो मुज़ाकरात हैं कहीं ना कहीं चल रहे हैं, बातचीत स्टिल चल रही है। देखिए कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, एस्टैब्लिशमेंट से भी कहीं ना कहीं चल रही होगी बात, लेकिन मैं उन नोन की बात कर रहा हूँ जो सबके सामने है। अच्छा। तो आपको एंगेजमेंट आपको करनी पड़ती है, आपको मामला बनाने पड़ते हैं, और हुकूमत भी ये कहती रही है ना कि भाई हमसे बात करें, ये मुज़ाकरात करें, आती नहीं। हुकूमत को भी अब अपनी कोई ना कोई अथॉरिटी शो करनी पड़ेगी ना। ये तो हमारा ख्याल है ना, या इमरान खान का ख्याल है, या तजियाकारों या कुछ लोगों का ख्याल है कि हुकूमत वाकई डमी है या कमज़ोर है। मेरा नहीं ख्याल हुकूमत ऐसा समझती है, प्राइम मिनिस्टर ऐसे समझते हैं, पार्लियामेंट के सुप्रीम, तो उनको अपना एक तो शो करना पड़ेगा। अच्छा, कल इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर जो अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो कल भी मतलब यानी कि जिस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे थे, उससे तो वैसे लग रहा है कि वो भी बड़े जो है ना सख्त मिजाज मूड में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जाएगी। तो फिर हाँ, आप लोग तो हमेशा यही कहते हैं, जो मेरे बड़े आप लोग कहते हैं कि ना गवर्नमेंट के पास तो हमेशा कुछ तो कुछ देने के लिए होता है, वो तो कुछ भी देने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये आपने जो बात की, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। एक पॉइंट और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इन मुज़ाकरात में, इन चीज़ों में, मतलब पहले इन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को शामिल किया था। हाँ। और उनको एक टास्क भी दिया था, उसके बाद पीछे हट गए। तो अभी भी फिर ये इस मुज़ाकरात में भी जो कमेटी के जो नाम आ रहे हैं कि असद कैसर, वेस्टर गोवर और हामिद रजा खान और ये जो 4-5 लोग आ रहे हैं, तो ये सारे पीटीआई के फिर वो सोलो फ्लाइट की तरह। मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए अकलमंदी इसी में है कि इनको चकज़ई साहब और अपना जो इनका एक उन्होंने अलायंस बनाया था, उस अलायंस को बरोकार लेके आए। एक तो चकज़ई साहब ज़्यादा सीजन आदमी भी हैं, उनके राब्ते भी ज़्यादा हैं, और बहरहाल एक पोलिटिकल आदमी है, खालिस पोलिटिकल आदमी है, तो वो, और दूसरा फिर एक वेटेज भी बन जाता है। और लोगों को जब आप शामिल करते हैं ना अपने उस अलायंस, इवन अगर अख्तर मेंगल को भी अगर शामिल कर सके, क्योंकि मेंगल साहब की पार्टी उस अलायंस का हिस्सा तो थी, और कहीं पर मौलाना फजल रहमान को भी अगर इंगेज किया जाए, तो एक अगर इस तरह करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो आपने भी यहाँ पे हाईलाइट कर, मैंने वैसे आना भी था अपने गुफ्तगू को इस तरफ लेकर, रिजवान रज़ी साहब, बेहतर ना होगा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कि सोलो फ्लाइट लेने के बजाय, जैसे फवाद चौधरी भी 1-2 प्रोग्राम पे बात कर चुके हैं, उसके अलावा कुछ और दीगर लोग भी जो कि पॉलिटिकल माइंड रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि सोलो फ्लाइट ना ली जाए, ग्रैंड डेमोक्रेटिक जो है ना पॉलिटिकल डायलॉग, उसकी तरफ बढ़ा जाए, और अपोजिशन को साथ मिलाकर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलती है तो शायद उसके लिए अपने मुतालबात मनवाना थोड़ा सा आसान हो जाएंगे। देखिए, मेरे भाई खाकवानी साहब ने अभी फरमाया कि मौलाना फजलुर रहमान को इंगेज करे, या इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान अपने मुजाहिरीन लेके कहाँ बैठे हुए हैं? पेशावर में बैठे हुए हैं भाई, और पेशावर की हुकूमत से उनको शिकवे शिकायत हैं। तो मौलाना को अगर लगाना होगा आगे, और मौलाना लगने को तैयार होंगे। उन्होंने देखिए ना 26वीं तरमीम के अंदर सारी वो बातें जो पीटीआई चाहती थी वो उसके अंदर करवाई, और आखिर में पीटीआई ने उसको वोट भी नहीं दिया, लेकिन हाँ फैसिलिटेशन जरूर की। लेकिन तकारीर करके 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो खुद भी डसी हुई है ना। नहीं, वोट तो ले लिए इन लोगों ने, लेकिन मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ नहीं किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो कानून पास हुआ है उसको साइन नहीं किया प्रेसिडेंट ने, और हुकूमत को चाहिए था कि उस कानून को दोबारा पार्लियामेंट से अप्रूव करवा के, अगर करवा देती हुकूमत तो वो 15 दिन के बाद खुद ब खुद लागू हो जाना था, लेकिन हुकूमत ने वो वाला अमल भी नहीं दोहराया। तो यूं किसी न किसी हद तक दोनों से शिकवा है मौलाना फजलुर रहमान साहब को। लेकिन जो दूसरा नुक्ता नजर आ गया है वो भी तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है कि जिस कानून को वो खत्म करवाना चाह रहे हैं, उस कानून के तहत भी आपको 18,000 मदारस रजिस्टर हो चुके हैं। हाँ जी। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जैसे फरमाया कि वो कोई मदारस है। मदारस तो वो हैं जो हमारे साथ एफिलिएट है, मतलब वो भी तो किसी ना किसी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं ना, उनके साथ भी 20 लाख के करीब बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं, तो इसलिए उनको भी वेट देना पड़ेगा। तो हुकूमत ने सबको साथ लेके चलना था। हैविंग सेड दैट, वापस देखिए, जमहूरी अमल के अंदर कभी भी डायलॉग नहीं टूटता और नहीं टूटना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि चलिए। जमहूरियत ही इसका नाम हाँ, है। जमहूरियत इसी का नाम है। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी नज़रियात में और सियासी अख्तलाफात को देखा जाए तो एक बड़ी लंबी दास्तान हमें नज़र आती है। लेकिन हमने ये देखा कि हर दौर में इन दोनों जमातों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को पॉलिटिकली रेस्क्यू ज़रूर किया है। ब्रेक पर जाने से पहले भी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या वो वक्त आन पहुँचा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी अब सियासी सतह पर जो अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें हैं उन्हें साथ लेकर बातचीत के लिए आगे बढ़े, ताकि उसके मामलात और उसके मुतालबात में थोड़ा वजन ज्यादा हो। इसार राना साहब, ये वक्त वो आन पहुंचा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोलो फ्लाइट लेने के बजाय दीगर ऑपोजिशन जमातों को अपने साथ लेकर चलना होगा, तभी बात बन सकती है। बिल्कुल सही बात है। पीटीआई को इस जोन से बाहर आना चाहिए कि वो इस सिस्टम से अकेली टकरा सकती है। और जो उसके हमख्याल लोग हैं, देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी, जब उनकी हुकूमत जाती थी तो सबसे पहले एक ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश करती थी। नवाबजादा नसरुल्लाह के पास जाती थी, वो कुछ और को मिलाती थी। तो दिस इज़ व्हाट द पॉलिटिक्स मीन्स। तो ये मेरा ख्याल है पीटीआई को भी सीखना पड़ेगा, खान साहब को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि वो अकेले सब चीज़ों से नहीं टकरा सकते। उनके पास हमख्याल लोग होने चाहिए। फिर अचकज़ई जैसे लोग और मेंगल जैसे लोग मौजूद है। किसी हद तक फजलुर रहमान साहब को भी मिलाया जा सकता है। इस तरह सिंध की कुछ पार्टियां हैं नेशनलिस्ट, वो मिल सकती हैं। तो आप एक नेशनल इमेज बना सकते हैं कि जी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का एक ग्रुप प्लेटफॉर्म है जिस पे हम बात करने को तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा फेल होगा कि अगर ये लोग एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जाएं और पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है एक तरफ हुकूमत से भी रखें और एक तरफ वो दूसरी पार्टियों से जो उनके नज़रियात के करीब हैं उनकी तरफ। इट विल बी अ गुड मूव। लेकिन इसार राना साहब, इसी के साथ ही मेरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये भी है कि अगर मान भी लिया जाए ग्रैंड डेमोक्रेटिक जो है ना पॉलिटिकल अलायंस की तरफ अगर आगे गवर्नमेंट बढ़ती भी है, सॉरी ऑपोजिशन बढ़ती भी है, तो इसमें जो एक खान साहब के माइंड में एक मामला जो हमेशा से रहा है कि अवाम की ताकत, अवाम का वोट, पॉपुलर पार्टी इसीलिए है ना क्योंकि अवाम की सपोर्ट उन्हें हासिल है। तो उस मामले की जमहूरी सतह पर, एक पार्टी की सतह पर नहीं, जमहूरी सतह पर कितनी बड़ी नफी हो जाएगी कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन जिस तरीके से चोरी हुआ, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इतने चाहने वालों की एक बहुत बड़ी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, अगर उसके लिए भी ये नौबत आन पहुंची है कि अब उसको दीगर सियासी जमातों को, ऑपोजिशन की सियासी जमातों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, तो मतलब ये कि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी की कोई जगह नहीं है, कोई पॉपुलैरिटी फिर मैटर नहीं करती। नहीं तो हमें ये क्यों गलत फहमी हो गई है कि कोई डेमोक्रेसी की जगह भी है पाकिस्तान में? मतलब ये केड़े चक्कर पै गया से अल्लाह वाले हो। 1947 से लेके आज तक कंट्रोल डेमोक्रेसी रही या 40 साल मार्शल रहा। जो डेमोक्रेसी के नाम पे हम खेलते रहे वो लोग भी वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खिलौना थे। कोई एक कोई बता दें इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत जिसे हम कहें कि ये जो थी एस्टेब्लिशमेंट की मुन्ने काके नहीं थे या मुन्ने उनकी मर्जी के बगैर आए थे। आप नेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे फैसले जो हैं वो तो पेंटागन में हो रहे होते हैं, हमारे फैसले तो बीजिंग में हो रहे होते हैं। हम केड़ी ने जो डेमोक्रेसी लाई फिरने हैं। ये एक ऐसे ही लोगों को एंगेज करने का नाम है ताकि मुल्क का एक इमेज तो रहे ना दुनिया में कि बड़े हम डेमोक्रेट लोग हैं। ये डेमोक्रेसी होती है कि जो पॉपुलर लीडरशिप होती है वो हमेशा गद्दार निकल आती है। वो जिनको अवाम वोट देते हैं करोड़ों की तादाद में, वो हमेशा मातूब होते हैं और गलत साबित हो जाते हैं। ये क्यों होता है हर बार ऐसे ही? सही। तो आप पता नहीं, मेरा ख्याल है कि हम खुश फहम लोग हैं, रहना चाहिए वैसे। सही है, ठीक है। खुद निशात साहब, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने अपने जाने वाले दिनों से कुछ रोज पहले ये गुफ्तगू फरमाई थी कि फौज का जो 75 साल से सियासत में किरदार था, वो किरदार हम खत्म कर रहे हैं। मतलब जाते जाते वो एडमिट तो वो कर गए, लेकिन अगर किरदार खत्म ही हो चुका तो फिर क्यों अवाम की मंशा को, अवाम की राय को तस्लीम नहीं किया जा रहा? और आज आप, मैं, हम सब बैठकर, मैं तो आप लोगों के सामने बहुत ही छोटी हूँ,
जर्नलिज्म की कह लीजिए कि स्टूडेंट हूँ, आप लोग तो मेरा के जाइंट्स हैं माशाल्लाह, लेकिन हम लोगों को भी आज यही बात करनी पड़ रही है कि अवाम के वोट छोट मैटर नहीं करते, अवाम के चाहते मैटर नहीं करता। अब बात चूंकि नहीं बन रही है तो क्योंकि पॉलिटिकल लोग भी हैं, ऑपोजिशन में भी, इत्तेहाद में भी, तो जरा इनको मिलाकर आगे चले जाए, शायद कुछ सुनवाई हो जाए। देखिए, पहली बात तक की हद तक तो मैं आपसे एग्री कर रहा था कि अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने उस जोन से निकल आना चाहिए कि सिर्फ वही एक पॉपुलर जमात है और उसके अलावा बाकी सारे वो जो एक नारा लेकर फिरते हैं कि चोर उचक्के हैं या जो भी है, जब जब जरूरत पड़ती है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई चॉइस नहीं रहते, जैसे जनरल फैज हमीद की ये चार्जशीट का मामला आया तो उनको समझ में आ गया कि एस्टैब्लिशमेंट का क्या जवाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो उन्हें सियासी जमातें भी याद आ गई, पार्लियामान भी याद आ गई और उन्होंने कहना शुरू किया कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारे बंदे जा रहे हैं। बात यह है कि हमारे यहाँ ना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान जो है ना मीडिया और सोशल मीडिया का विक्टिम भी है। अच्छा, इसमें भी एक सवाल है, इसमें भी आपकी गुफ्तगू में भी एक सवाल है, नौशाद साहब जरा ले लीजिए, वो ये कि आपको लगता है कि मजबूरी है पीटीआई की इसलिए पार्लियामान का जो है वो रुख किया गया है, या फिर कहीं ना कहीं बैकडोर बिहाइंड द सीन कोई ना कोई यकीन दहानी करवाई गई होगी? इन दोनों में से आप किस ऑप्शन को लेंगे ऑन बोर्ड? देखिए, मेरे पास कोई ऐसी मुझे खुशफहमी पैदा मेरे पास हो नहीं सकती, मेरे पास कोई ऐसी लॉजिक नहीं है जिसमें मुझे ये लगे कि ये उनकी मजबूरी नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब उनकी मजबूरी नहीं थी तो आप उनकी तकरीरें सुन चुके हैं और इनकार भी सुन चुके हैं, और आप बानी तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ चीजों को या मुज़ाकरात करने को लपेटते हुए देखें कैसे एक सेकंड के अंदर वो कहते थे नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, याद होगा आपको, ये उन्होंने ही कहा था कि इन दो से तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। ये बात नहीं है, मैं जो बात कह रहा था कि ये जो टर्म्स होती है ना, पॉपुलर होना, ये बड़ी रिलेटिव टर्म्स होती हैं। जो 2018 के इंतखाबात थे उससे कबल जो हालत थी, ये जो अभी रिसेंट इंतखाबात हुए उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हालत है वो आपको भी पता थी और मुझे भी पता है कि उनके जो एमपीएस हैं, 2-3 ने तो मुझे अप्रोच किया था कि बराए मेहरबानी किसी तरीके से मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात करवा दें, फिर बात करा दें, हमजा से करवा दें। सो फिर आपने पुल का किरदार अदा नहीं किया, आप ब्रिज नहीं बने? नहीं, ब्रिज बने होंगे तो साढ़े को बैठे होंगे। देखिए, बात पता है जरिया समझने की क्या है, समझने की बात यह है कि हर शख्स यहाँ पर ये जिस जमहूरियत का राग अभी जिस आइडियलिज्म की बात की जा रही थी ना, ये आइडियलिज्म के पीछे भाग भाग के हमने अपनी ये हालत कर ली है, अपने मुंह पे थप्पड़ों की बारिश कर करके हमने अपना मुंह जो लाल किया है, हमने पूरी दुनिया को जो चोर अपने आप को गिनवाया है। तो नौशाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी जो है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मतलब हमारे मुल्क का नाम है, हम जमहूरियत की बातें करना छोड़ दें, हम अवाम क्या चाहते हैं इसके बारे में बात करना छोड़ दें? जमहूरियत की बातें करना ना छोड़े, जमहूरी रवैयों को पैदा करने की कोशिश शुरू कर दे, जमहूरी अमल का हिस्सा बनना शुरू कर दे। जमहूरी अमल का हम हिस्सा होते नहीं है और हम जहां ख्वाहिश ये करते हैं कि हम जो है वो दुनिया की बेहतरीन जमहूरियत बन जाए। भाई, हर काम को करने के लिए स्टेप्स के वाइज आप उसकी तरफ जाते हैं ना, पहले स्टेप आपने पहला स्टेप लेंगे तो दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे, फिर तीसरे स्टेप की तरफ जाएंगे। तो जिस जमहूरियत को आप आइडलाइज करते हैं उसके लिए पहले उसकी क्वालिफिकेशन होती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई अपने बयानिए से पीछे हट जाए, आगे आप बढ़ते नहीं। रवैये आपके डिक्टेटर की तरह के हैं, रवैये आपके ये हैं कि आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने चीजों को आगे बढ़ाना नहीं है। मैं तो ये कह रही हूं ना, आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई फिर अपनी नजरियाती असास से पीछे हट जाए, और अगर पीछे हटेगी तो फिर वही हाल होगा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुआ है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, लेकिन फिर देखने वो अलग बात है कि वोट मिल ही गए उन्हें किसी न किसी तरीके से। नहीं, बात ये नहीं है। इससे ये आपने अगर या तो फिर आप जमहूरियत को बेहतर करेंगे या आप इस चक्कर में पड़ेंगे कि मुझे वोट पड़ते हैं या नहीं पड़ते। असूली सियासत जो है उसका इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपने आप को मनवाने के लिए कुर्बानियां भी देते हैं, आप अपने आप को मनवाने के लिए अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए उस पर साबित कदम रहते हैं। रहने के बाद दुनिया के सामने साबित होता है कि आपने जो कहा था ये ठीक था। ये नहीं हो सकता कि अगर मुझे बीच में कोई मुखालफत सामने आएगी तो मैं फौरन अपना रास्ता जो है वो जो खोटा कर लूंगा। रास्ता खोटा नहीं किया जाता, जब खोटा किया जाता है फिर आवाम जो है आपके खिलाफ खड़े होते हैं। अभी मामला ये है कि जमहूरियत हम ख्वाहिश तो बहुत रखते हैं, लेकिन हमारे रवैये जमहूरी नहीं, हमारा तरीकाकार जमहूरी नहीं है। ये अभी इसार राणा साहब ने एक ही सांस में ये भी कहा कि यहाँ कौन सा इलेक्शन जो है वो हुआ था, या ये बैकडोर की बात नहीं की, क्या इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आने की बात नहीं की। तो जब आप जो कंधों पे चढ़कर आने वाले थे, जब सारे थे, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी थी, नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी होगी। बात यह है कि हमें इन चीजों से निकलना है। मैंने जब ये बात शुरू की थी तो मैंने कहा था कि ये खुश आइंद है कि डायलॉग हो रहे हैं।
इन्हीं के जरिए बात की जानी चाहिए, इंसान और फरिश्तों से नहीं। उन्हें कहना चाहिए था सिर्फ इंसानों से बात होगी, सिर्फ सियासतदानों से बात होगी। और इस पे जब आप अगले 20 साल 25 साल कायम रहेंगे इस बात के ऊपर कि सियासी जमातें कितनी ही बुरी क्यों ना है, लेकिन सियासतदान है और सियासतदानों से ही बात होगी, उन्हें चोर डाकू पता नहीं आप कहेंगे, तो निशाद साहब कौन से 20 से 25 सालों की बात कर रहे हैं। जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमने देखा जैसे सुप्रीम कोर्ट को मोल्ड कर दिया गया, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट के कट गए हैं। अच्छा खाकवानी साहब कुछ ऐड करना चाहिए, प्रोड्यूसर साहब 1 मिनट दे देते हैं क्योंकि मैं फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाऊंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। मैं ये कह रहा था जमहूरियत की देखें, जो जमहूरियत का जो पहला स्टेप है कि अवाम की बात मानी जाए, इलेक्शन का रिजल्ट माने वो तो हम जाए। मानते ही नहीं। इलेक्शन के रिजल्ट जहां नहीं माने जाते वहां पे क्या जमहूरियत है बाकी। लेकिन जो बात ये है कि जितने मुश्किल हालात भी हों, बहरहाल आपने कोई रास्ता निकाल लेना, आप क्या करें। अच्छा, उसमें एक फिक्रा और ऐड कर लिया जाए, एक फिक्रा और ऐड कर लिया जाए। नताइज वो जो इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद आए, वो फॉर्म 45 की बात नहीं होगी जो शाम 5 बजे एंकर्स के हाथों में पहुंचे हुए थे। सर 5 बजे काउंटिंग नहीं होती सर, 5 बजे काउंटिंग नहीं होती सर। बात ये है जी 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 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में तो कोई शक है ही नहीं। बिल्कुल अगर किसी को शक है, यकीन है मुझे, अगर किसी को शक है नहीं मुझे यकीन है, हमें सबको सपोर्ट करना मुझे यकीन है सर। उस जुडिशियल कमीशन को नहीं सर, ये तजवीज दी जाए। नहीं सर, नहीं सर, ना इलेक्शन है, इलेक्शन के बारे में किरदार की रिपोर्ट है, मैं चैलेंज करता हूं 5 बजे मुझे फॉर्म 45 दिखा दीजिए। 5 बजे इस मुल्क का सबसे बड़ा एंकर ये बात ही गलत है। 5 बजे किसके पास 45 था जी? 5 बजे जो किसने ये इशू बनाया, जिसकी इमामत में आप सारे खड़े हुए, उसके बाद 11 बज चुके। 5 बजे और ज्यादा चैनल्स ने वो नताइज दिए हैं खाकवानी साहब, आधे से ज्यादा चैनल्स दे रहे थे। 6 बजे तक तो बहुत सारे नताइज सामने आना शुरू हो चुके थे। कहां से वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उन्हें काम कर लेगा। आए थे, क्या आप हैरान हो जाएंगे नतारे के लिए एक के वोट है वो चलें आप सभी लोगों से एक बात तो वाज़ेह होगी कि हम लोगों को सिर्फ जमहूरियत की बातें ज़बानी कलामी करना अच्छा लगता है। वो अलग बात है जब हम जमहूरियत की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात करते हैं तो फिर इसी तरीके से जो बहस है वो शायद आप से बाहर हो जाती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। ये मामला इस नहज तक पहुंचा कैसे और इसके ताने बाने किससे मिलते हैं उसको डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक DGISI फैज़ हमीद साहब पर जो चार्जशीट उनके हवाले से मंजर आम पर आई है, ये चार्जशीट अब ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक वो लटकती तलवार है कि जिससे किसी भी वक्त सर कलम किया जा सकता है। लेकिन क्या इस तलवार से सिर्फ एक ही सर उड़ेगा या मज़ीद जो है वो भी हम देखेंगे कि मामला जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। दूसरा ये कि जो ये चार्जशीट है, जितना हमने कल इसको पढ़ा, देखा, सुना, कल भी डिबेट की इसके ऊपर, क्या ये सिर्फ एक उनके अकेले के हवाले से है या इसके सिलसिले में पैगाम किसी और तक भी पहुंचाया गया है? खाकवानी साहब, कल शेर अफजल मरवत साहब को भी मैं एक प्रोग्राम में सुन रही थी, उन्होंने कुछ बातें की फैज़ हमीद साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से हमें लड़वाने वाले फैज़ हमीद साहब थे, तालिबान को भी फैज़ हमीद साहब लेकर आए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ बाजवा की हिमायत पर हमारे थ्रू रेफरेंस दायर किया और वो रेफरेंस दायर भी इन्होंने करवाया और फिर एक लंबे अरसे तक हम फाइज ईसा को भी भुगतते रहे। तो मामला तो फिर यही हैं कि अब बैरिस्टर गौहर साहब भी यही कह रहे हैं कि ये इदारे के अपने अंदरूनी मामलात हैं, वो जाने सानू की। लेकिन फिर भी देखिए दोनों बातें, पहले तो ये है कि ये तो वाकई बहरहाल है तो इदारे का अंदरूनी मामला ही ना, ज़ाहिर है ये जो हो रहा है, जो फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, ये अदारा ही कर सकते हैं ना, कोई सिविलियन कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जा रहा। और इसमें भी कोई शक नहीं कि फैज़ हमीद के मशवरों की वजह से, इनकी वजह से इन्होंने नुकसान भी बहुत उठाया है, अपने आप को डैमेज भी किया है। अब ये जो चार्जशीट लगी है अब किस हद तक साबित होती है नहीं होती, अब उसमें यह है कि वो बता रहे हैं बहुत से सिविलियन से रब्ते में रहे। अब सिविलियंस का रब्ते में रहना एक रिटायर अफसर के लिए तो गलत होगा क्योंकि वो रूल्स उसको पाबंद करते हैं 5 साल के लिए। सिविलियंस के लिए तो ज़ाहिर मसला नहीं होगा। 5 साल के लिए कि 3 साल की? मेरा ख्याल 5 साल के लिए कहा जा रहा है मिलिट्री में, अहम ओहदे पे रहा हो तो 5 साल। अच्छा, इसमें जो एक और बात है जो लोग इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं कि अगर इमरान खान या बानी PTI भी साथ में आएंगे, उसमें सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है अपील, वो जो सिविलियन ट्रायल वाली, वो फैसला आएगा तब हो सकता है, क्योंकि इससे पहले इस वक्त तक देखें इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का वो 5 रुकनी बेंच का फैसला ही बहरहाल इस वक्त अमल दरामद नाफिज
वही है फिर आपको सिविलियन ट्रायल नहीं कर सकते, आपके मिलिट्री जो कोर्ट्स है तो नहीं उनका कर हाँ वो सकती, मान नहीं कर लेंगे सकती। फिर तो 5 रुकनी और मौजूदा चीफ जस्टिस जो इस वक्त हैं वो भी उस फैसले करने में शामिल थे। उन्होंने अगरचे कानून खत्म नहीं किया था, इस पर उन्होंने डिफर किया था, बाकी 4 जजेस ने वो कानून ही सिरे से खत्म कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आएगा, मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियन ट्रायल की इजाजत मिलेगी, अगर चेंज कर देता है जो अब आईनी बेंच है, तब जाके सूरत हाल बनेगी। ये बहुत बड़ा इफ है। और जो लोग कहते हैं ना कि भाई कर सकेंगे, अब मेरा नहीं ख्याल कि कहना खुद भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी कि सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के बारे में आप किस तरह कह सकते हैं कि भाई वो तो उन्होंने अपने मेरिट पे और धरे लॉ पॉइंट्स पर ही सारा फैसला करना होगा ना। आप उनसे ये नहीं तो कर सकते कि वो अगर हुकूमत चाह रही है या एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है तो ऐसा करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी। सही। अच्छा रिजवान जी साहब, दो पहलू हैं यहाँ पे। एक तो ये जो खकवानी साहब ने बात की कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है ना कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, और फिर बानी पीटे तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं। दूसरा मामला ये भी है कि जिस तरीके से अभी आप दोनों साहिबान ने बता रहे थे ना कि 5 साल का अरसा आपने कुछ नहीं करना, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट आपने नहीं करना, कुछ नहीं करना। फैज़ हमीद साहब के हवाले से तो समझ आती है क्योंकि वो साबिक फौजी सरबराह रहे हैं, मुलाजिम रहे हैं, उनका किसी भी पॉलिटिकल मामले में इनिशिएट ना करना उनकी मुलाजमत को सूट नहीं करता या उनके दायरे कार में नहीं आता। लेकिन बानी पीटीआई तो है ही सियासतदान, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में एंगेज नहीं होंगे या पॉलिटिकल एक्टिविटीज को नहीं करेंगे, आगे लेकर चलेंगे, तो उनकी सियासत तो चल ही नहीं सकती। तो उनके खिलाफ तो ये इल्जाम नहीं है। देखिए बात ये है, जिस तरीके से ख्वाजा से साहब भी इस चीज को जोड़ रहे थे, मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए एक पहलू जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि फैज हमीद साहब के लिए के खिलाफ चार्जशीट हो गई, हाँ। ये तो पहलू एक सिमट गया। दूसरी जिससे हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बानी को, वो ये है कि उनके खिलाफ 9 मई के वाक़े को ऑर्केस्ट्रेट करने की, किनके खिलाफ, फैज हमीद साहब के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अच्छा, उन तहकीकात के नतीजे में ये भी हो सकता है कि वो 9 मई के वाक़े के अंदर नहीं थे, ये भी तो हो सकता है ना भाई। अभी उन तहकीकात का नतायज आने हैं जी, ठीक है, पहले उनसे तहकीक होगी और इसमें चार्जशीट के साथ 9 मई के ऊपर उनको तहकीकात में शामिल कर तहकीकात शुरू हो गई हैं। तो इसलिए उसके हवाले से किसी भी उसके ऊपर जंप करना जो है वो थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि ज्यादती होगी। मैं अपने भाई खाकवानी साहब की तमाम मारूजात के साथ एग्री करते हुए मैं थोड़ा सा आगे, देखिए बात ये है कि आपने एक एक्टिविटी की, आप उसके बाद रिटायर हो गए, आपने उस एक्टिविटी के दरमियान किए जाने वाले किसी भी सोर्स को डिसोन नहीं किया, आपने नए आर्मी चीफ के आने के रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक करने की कोशिश की, यानी आपने अदारे के डिसिप्लिन को खराब करने की कोशिश की, ठीक है। अच्छा, फिर मजे की बात यह है कि वो जिन सियासतदानों से राब्ते में थे उनका किसी एक पार्टी से तल्लुक नहीं था। आखिरी बात, वो सारी पार्टियों में थे जिनसे वो राब्ते में थे। तो अगर इस राब्ते के बायस बानी पीटीआई पे कोई अजाब टूटना तो वो बाकी पार्टियों पे भी बराबर का ही टूटेगा। तो इसलिए हमें उन तहकीकात का अभी इंतजार कर लेना चाहिए, नताइज अखज़ करना। कहा जा रहा है सारा ना सब ये तहकीकात अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे तकरीबन कोई 1.5 महीना लग जाएगा और जनवरी 2025 आ चुका होगा। तब तक आपको लगता है कि 40 से 45 रोज के अंदर अंदर बात किसी और तरफ जा सकती है? क्या पीटीआई के लिए इस वक्त नया हो सकता है जिसमें थोड़ा सा रिलीफ होने मिल जाए? और दूसरा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बानी पीटीआई तो सियासी थे ना, उनका तो फौज से कोई लेना देना नहीं था, ना वो फौज के सरकारी मुलाजिम थे। वो जो पंजाबी का गाना ना, सब फड़े जाएंगे जी, सारे फड़े जाएंगे। अगर ये इमरान खान को पकड़ेंगे तो बाकी भी नहीं बचेंगे। अच्छा, सब फैज़याब होते रहें और सारे सियासतदान जो है ना कटहरे में एक दूसरे की कमीज़ें पीछे पकड़ के लंबी कतार में खड़े होंगे। तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सियासी अलमिया हो जाएगा कि पाकिस्तान की सारी अशराफिया, सियासी अशराफिया वो करप्ट निकल आएगी और वो क्या कहते हैं साजिशों में मसरूफ़ नज़र आएगी। तो मैं समझता हूँ कि शायद प्रेशर डेवलप होने के बाद खान साहब किसी चीज़ पे, एक आधी चीज़ पे मान जाए, इतना प्रेशर डेवलप हो जाए और ट्रंप के आने से पहले कोई मामला जो है ना किसी तरफ बनने लग जाए, पंजाबी में कहते हैं। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो कभी भी अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं होगी कि उसके होते हुए अदालतों में केसेस चलें सिविलियन के। और ऑलरेडी हमारे सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से फैसला दे चुका है। चीफ जस्टिस और क्या कहते हैं जस्टिस मंसूर अली साहब दोनों ही
थोड़ा कड़वा घूंट और पी लेंगे, कोई मसला नहीं। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कड़वा घूंट पीने और जहर पीने में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। अगर वो इस तरह ये करते हैं, वैसे तो खैर मुझे कोई अपनी जुडिशरी से कोई इतनी अच्छी तवक्कुआत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हुस्न ज़न तो यही मैं कहता है कि मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को रखूं कि वो कस्टोडियन है आइन की और आइन पे पहरा देंगी। अब वो किस सतह तक देते हैं, दे पाते हैं या नहीं पाते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं तो यही तवक्को रखता हूँ कि वो आइन के ऊपर खड़े होंगे। ठीक, रशाद साहब, तीनों हजरात तो यही कह रहे हैं कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हो सकते हैं कि वो बानी पीटीआई को जो उनके मुतालिबात हैं उसमें किसी हद तक नरमी लाने के लिए, मामलात को आगे बढ़ाने के लिए। सर, आपका नजरिया किस हद तक मुख्तलिफ है, या आप भी अग्री करेंगे मजीद कुछ ऐड करके? निशात साहब, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रही, प्रोड्यूसर साहब काइंडली चेक कीजिएगा। जी, आवाज आ रही है? जी 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 प्लीज। हाँ, मैंने कहा प्रेशर टैक्टिक्स वो नहीं है जो एस्टैब्लिशमेंट दे रही है। जो ये थे ना प्रेशर टैक्टिक्स, वो थे जो इस्लामाबाद मार्च की सूरत में थे या सिविल नाफरमानी की सूरत में थे। सही। और उस वक्त ये पता चल चुका था, क्योंकि इतलात तो अब हुकूमत करके गए हैं, तो इतने तो राब्ते होते हैं कि उन्हें ये मालूम हो रहा था कि आने वाले वक्त में जनरल फैज हमीद के मामलात क्या होंगे, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा था और ये सिविल नाफरमानी के मामलात और ये सारी चीजें की जा रही थी। अब मामला क्या है? देखिए, आप लोग सारे दुरुस्त कह रहे हैं, खतवानी साहब ने दुरुस्त कहा है कि प्रोसीजर की हद तक तो वो बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा सबसे सवाल यहां पे है कि अगर ऐसी बात थी तो जनरल फैज हमीद साहब को पकड़ा क्यों गया? जनरल फैज हमीद साहब के ऊपर ये एलिगेशंस क्यों पुट किए गए? क्यों 9 मई की बात अब कर दी गई, और उनके किस बुनियाद पर 9 मई की बात करके इस प्रेस रिलीज में वो बात आई? क्यों आई? इसलिए आई कि कुछ ना कुछ कहीं स्टैब्लिश हो चुका है, होने के बाद ही ये मामला हुआ है। और ये बात याद रखें कि ये बात पाकिस्तान के बच्चे की जुबान पर थी कि जो फैज हमीद साहब थे वो उस वक्त क्या कहा करते थे जब वो DGISI थे, या DGI बनने से पहले भी जब DGC थे तो उनके क्या इरादे थे, और फिर DGISI के बाद जब कोर कमांडर बने तब भी उनके क्या इरादे थे, 10 साल प्रोजेक्ट क्या था, और आर्मी चीफ कौन बनना चाहता था, जिसकी वजह से नए आर्मी चीफ को रोकने की कोशिशें थी। तो जब ये मामला होगा तो ये कैसे मुमकिन है कि ये सारे राब्ते चीजें एस्टेब्लिश ना हो सके? हाँ, दूसरे सियासतदानों से भी उनके राब्ते थे, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में थे ये तय करेगा। अच्छा, तो निशात साहब एक क्लैरिटी दीजिए मुझे, एक और सवाल की क्लैरिटी दीजिए जरा निशात अली साहब। क्या फैज हमीद तक इदारा एहतसाब करेगा, या फिर बानी पीटीआई के हवाले से भी इदारा कुछ ना कुछ कहेगा और उस तरफ भी जाएगा, या फिर ये इदारे की जुरिसडिक्शन में नहीं आता? जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये सिविलियन है और इनके हवाले से जो मालूमात हैं, जो तहकीकात हैं, जो केसेस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट या जो दीगर हमारी अदालतें हैं उन्हीं को सूट करते हैं। देखिए, बात यह है, वो तो आपको खतवानी साहब ने बता दिया ना कि सुप्रीम कोर्ट में एक इस वक्त केस आईनी बेंच सुन रहा है, वो अब आईनी बेंच फैसला करेगा। और मैं भी जाती तौर पे समझता हूँ कि सारा राणा साहब की ये बात दुरुस्त है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स को वो जायज करार देते हैं तो बहरहाल एक अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट को बतौर अदालत सोचेंगे कि ये किसी सूरत में आगे ये मामला किस तरफ जाएगा। वो सारी बातें ठीक हैं, आईनी बेंच क्या फैसला देगा ये तो हमें मालूम नहीं है, वो आइन के मुताबिक ही यकीनन फैसला देगा। बस ये है कि जब वो फैसला दे तो जो लोग उसको समझते हैं कि ये ठीक है वो कहेंगे ये आईनी है, और जो समझते हैं कि ये ठीक नहीं वो कहेंगे गैर आईनी है। इस बहस से बालातर होकर मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि मैं इस सारे जो इस वक्त सिनारियो है उसके अंदर जो बातें हमें मालूम है या जो चीजें हमारे सामने हैं वो क्लियर कट इशारा कर रहे हैं। ठीक है, बानी तहरीक इंसाफ को मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कर सकेगी नहीं कर सकेगी ये बात का मसला है। अभी मामला ये है कि फैज हमीद साहब को जो ये नई प्रेस रिलीज के मुताबिक जिन एलिगेशंस की तरफ इशारा कर दिया गया है उसकी जो तफ्तीश शुरू होगी तो वो अल्टीमेटली जाकर ताने बाने पीटीआई और बानी चले। लेकिन निसार साहब ने यह भी कहा कि सिर्फ ये फिर यहीं पर नहीं रुकेंगे, सिस्टम में बहुत से बेनिफिशरीज भी मौजूद। कल भी हम प्रोग्राम में बात करते, इमरान याकूब साहब ने फरमाया था और रिजवान साहब आप भी ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके बेनिफिशरी ठहरे हैं। एनीवेज, अपना बहुत सा ख्याल रखिए नाज़रीन, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।